वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आर्यन पर। और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। देखिए दोस्तों, हमारी एम लक्ष्मीकांत जी के लेटेस्ट एडिशन यानी कि 8th एडिशन से इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यूज की सीरीज चल रही थी। उसमें भी हम भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधित यूपीएससी में पिछले 10 वर्षों से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके एमसीक्यूज की सीरीज को लेकर के हाजिर हुए। उसी क्रम में आज हमारा छठा पार्ट है। ओके दोस्तों, ये जो हम वीडियो कवर कर रहे हैं सारी की सारी प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत कर रहे हैं। ओके दोस्तों, प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत जो वीडियो अपलोड करेंगे वो आप लोगों को हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। प्रश्न पत्र प्रथम में आज हमारी छठी वीडियो है दोस्तों। तो आज की एमसीक्यूज को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ओके दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आज का हमारा जो प्रश्न है यूपीएससी प्री में जो पूछा गया था 2018 में, जितने भी प्रश्न पूछे गए थे यूपीएससी प्री में उन सारे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के हम हाजिर हुए हैं। स्टार्ट करते हैं आज का पहला एमसीक्यूज। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसे दी गई हैं? पहला विकल्प संघीय विधानमंडल को, दूसरा विकल्प गवर्नर जनरल को, तीसरा विकल्प प्रांतीय विधानमंडल को, चौथा विकल्प प्रांतीय राज्यपाल को। तो दोस्तों बताएं, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसे दी गई हैं? तो दोस्तों यहाँ हमारा विकल्प बी यानी गवर्नर जनरल बिल्कुल सही है। अब देखिए क्यों सही है। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल यानी कि वाइसराय को दी गई थी, जिसका अर्थ था कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में शामिल न होने वाले सभी विषय गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्र में आते थे, जो कि प्रांतीय स्वायत्तता के साथ साथ महत्वपूर्ण विवेकाधीन शक्तियां थीं। दोस्तों, जो आपका अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935, तो दोस्तों ये अधिनियम भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत बना था आगे चल करके, और इसने भारतीय संविधान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले एमसीक्यूज की ओर। देखिए अगला एमसीक्यूज, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है, अधिवास यानी कि रेजिडेंस। दूसरा, एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और दूसरा दोनों, डी ना तो पहला और ना ही दूसरा। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है डी, ना तो पहला सही है और ना दूसरा सही। अब देखिए पहला सही क्यों नहीं है और दूसरा सही क्यों नहीं है, देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला सही इसलिए नहीं है क्योंकि आधार कार्ड का उपयोग नागरिकता या अधिवास, जैसे हम डोमिसाइल या निवास कहते हैं, के प्रमाण के रूप में नहीं किया जा सकता। भारत सरकार और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि आधार केवल एक पहचान दस्तावेज है, नागरिकता या निवास का प्रमाण पत्र नहीं है। आधार कार्ड में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है दोस्तों, अगर आपने ध्यान से देखा हो, आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता अधिवास का नहीं। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, आधार भारत में रहने वाले सभी निवासियों को जारी किया जाता है, चाहे उनकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो। ओके दोस्तों, और यह किसी व्यक्ति की नागरिकता की स्थिति को निर्धारित बिल्कुल भी नहीं करता है, इसलिए हमारा पहला विकल्प यहाँ पर गलत है। अब देखते दूसरा विकल्प क्यों गलत है। दोस्तों, आधार कार्ड जारी करने वाला प्राधिकरण, जिसे यूआईडीआई कहते हैं, कुछ विशेष परिस्थितियों में आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त कर सकता है। जैसे दोस्तों पंजीकरण में विसंगतियां हो, डुप्लीकेट प्रविष्टियां यानी एक से अधिक बार आधार के लिए नामांकन किया है और कई आधार संख्या जारी की गई हैं, तो केवल एक संख्या सक्रिय रखी जा सकती है और बाकी को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी कुछ कारण है, जैसे गैर निवासी भारतीय, एनआरआई या विदेशी नागरिक लगातार निष्क्रियता के कारण हो सकते हैं। ओके दोस्तों, अब देखते हैं हम अपना थर्ड एमसीक्यूज। देखिए, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? देखिए, निजता के अधिकार के संदर्भ में पूछ रहा है। अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध, या आपका अनुच्छेद 17 एवं भाग में दिए गए फोर्थ के राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या अनुच्छेद 21 एवं भाग तृतीय में गारंटी की स्वतंत्रताएं,
और या फिर आपके अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हमारा विकल्प कौन सा सही है? हमारा विकल्प है, विकल्प हमारा यहाँ पर सी वाला विकल्प सही है, इनके अनुच्छेद 21 एवं भाग तीसरे में गारंटी की स्वतंत्रता। अब देखिए कैसे, देखिए जो निजता का अधिकार है, निजता का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक के.एस. पुट्टीस्वामी बनाम भारत संघ मामले में 2017 में यह फैसला सुनाया था कि निजता का अधिकार जो है दोस्तों, जिसे राइट टू प्राइवेसी कहते हैं, एक मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के भाग तीसरे में गारंटी की गई स्वतंत्रता व्यापक है और ये भारतीय लोकतंत्र की नींव भी कही जाती है। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स से संबंधित है, जो अनुच्छेद आपके 12 से 35 तक है। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 12 से 35 तक में समानता का अधिकार भी आता है, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार भी आता है, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार भी आता है, जो अनुच्छेद 23 से 24 तक है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी आता है, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। और दोस्तों, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार भी आते हैं, जो अनुच्छेद आपके 29 से 30 तक माने गए हैं। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार भी हैं, जो अनुच्छेद 32 में है। दोस्तों, ये जितने भी उपचार दिए गए हैं निजता के अधिकार के तहत दिए गए हैं और हमारे दोस्तों फंडामेंटल राइट्स के तहत दिए गए हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय जाने का हमें अधिकार भी है। ओके दोस्तों, इन सारे राइट्स का अगर किसी का भी उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय को जाने के लिए हमें राइट्स दिए गए हैं। और दोस्तों, संविधान निर्माता में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने और इस जो आपके दिए गए फंडामेंटल राइट्स, इसको संविधान की आत्मा भी कहा था। इसलिए दोस्तों, हमारा अनुच्छेद 21 और हमारा जो है संविधान का भाग 30 में जो गारंटी की स्वतंत्रता दी गई है, वो शामिल होती है। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत संरक्षित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, देखिए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। दूसरा, लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? केवल पहला सही है, केवल दूसरा, केवल आपका पहला और दूसरा दोनों, डी ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा केवल पहला कथन सत्य है और बाकी का दूसरा असत्य है। देखिए क्यों। देखिए दोस्तों, अगर आज से पहले आप लोग नहीं जानते थे तो इस बात को जान लीजिए। प्रत्येक एमएलए जो होता है, जिसे हम विधायक कहते हैं, जिसे आप अपना वोट दे करके चुनते हैं, तो विधायक के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। अब ये अलग अलग क्यों होता है दोस्तों? देखिए, ये अंतर दोस्तों इसलिए रखा गया है ताकि राष्ट्रपति चुनाव में राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में संतुलित रहे। यानी जैसी जनसंख्या, अधिक जनसंख्या तो उस अनुपात में, कम जनसंख्या तो उस अनुपात में, इसको संतुलित करने के लिए अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग रखा गया है। ओके दोस्तों, देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 55 के भाग 2 में ये प्रावधान किया गया है कि सभी राज्यों के वोटों का कुल मूल्य लगभग समान होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक व्यक्तिगत विधायक का मूल्य उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। इसलिए यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट सही है, जबकि दूसरा गलत है। अब दूसरा गलत है तो वो क्यों गलत है, जोड़ जान लीजिए। देखिए दोस्तों, दूसरा विकल्प इसलिए गलत है क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के चुनावों में लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक नहीं होता। दोनों सदनों के प्रत्येक निर्वाचित सांसद यानी कि एमपी के वोट का मूल्य समान होता है। इसलिए यहाँ पर हमारा विकल्प दूसरा भी गलत है और सही हमारा केवल कौन सा, केवल विकल्प पहला। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5वां, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी। किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? केवल पहला, या आपका केवल दूसरा, या आपका पहला और दूसरा दोनों, या आपका डी ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं, हमारे पहला और दूसरा दोनों ही सही है, यानी कि विकल्प सी सही है। अब देखिए, विकल्प पहला और दूसरा क्यों सही है। देखिए, दोनों प्रावधान दिए गए क्योंकि कोई अगर राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है तो उसके खिलाफ न्यायालय में किसी प्रकार की कोई दंडिक कार्रवाई यानी दंडात्मक कार्रवाई लंबित नहीं रह सकती और उसकी राज्यपाल की परिलब्धि और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम भी नहीं किए जा सकते। देखिए, ये दोनों प्रावधान भारतीय संविधान में राज्यपाल की गरिमा, स्वतंत्रता और परत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं।
पहले विकल्प का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 361 के भाग 2 में निहित है। ओके दोस्तों। और दूसरे विकल्प का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 158 के भाग 4 में निहित है, जिसमें अनुच्छेद 360 का चौथा भाग जो है उसके परंतु के साथ भी पढ़ा जाता है, जो वित्तीय आपातकाल को छोड़कर सामान्य स्थिति की बात दोस्तों करता है। ओके दोस्तों। इसके बाद एक चीज और बता दूं, दोनों विकल्प इसलिए और सही हैं, ये संवैधानिक प्रावधान राज्यपाल के पद की स्वायत्तता और गरिमा को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6। देखिए ऐसे प्रश्न भी आपकी यूपीएससी प्री के एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या सदन द्वारा प्रत्यायोजित हैं, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों यानी डेलीगेशन की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है, उस समिति की बात कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, सरकारी आश्वासनों के संबंधित समिति करती है कार्य, या अधीनस्थ विधान संबंधी समिति करती है, या नियम समिति करती है, या कार्य सलाहकार समिति से बिजनेस एडवाइजरी समिति भी कहते हैं। तो कौन सी समिति करती है दोस्तों? तो दोस्तों इस प्रकार का कार्य अधीनस्थ विधान संबंधी समिति करती है। देखिए, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति भारतीय संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में संसद द्वारा गठित एक महत्वपूर्ण संसदीय समिति है। इस समिति का मुख्य कार्य दोस्तों ये सुनिश्चित करना होता है कि कार्यपालिका सरकार द्वारा कानून बनाने की शक्तियों का उपयोग सही ढंग से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, जो कि विधायिका संसद द्वारा उन्हें सौंपी गई है। देखिए, संसद के पास इतना समय नहीं होता कि वे हर कानून के लिए छोटे छोटे विवरण, नियम, विनियम और उपनियम बना सकें। इसलिए संसद मुख्य कानून पारित कर देती है और बाकी नियम बनाने की शक्ति सरकार से संबंधित मंत्रालयों यानी विभागों को प्रत्यायोजित कर देती है। इससे कि अधीनस्थ और दोस्तों जो शक्तियां दे देती है बनाने की या काम करने की, उसे अधीनस्थ विधान भी कहा जाता है। उम्मीद है आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। इसकी पूरी व्याख्या मैंने आप लोगों को समझा दी है। प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, विधानसभा का या की अध्यक्ष यदि विधानसभा का की सदस्य नहीं रहता या रहती तो अपना पद रिक्त कर देगा या कर देगी। या फिर दूसरा विकल्प देखिए, जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा या कर देगी। देखिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? केवल पहला सही है या दूसरा सही है, या आपका तीसरा यानी पहला और दूसरा दोनों, और डी ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो देखिए, यहाँ पर केवल विकल्प ए यानी कि केवल पहला ही सही है। अब देखिए क्यों सही है, पहला सही क्यों है। देखिए, विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है यदि विधानसभा का सदस्य नहीं है तो अपना पद रिक्त कर देगा। ओके दोस्तों, यह कथन सही है क्योंकि ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 179A के प्रावधानों के अनुसार है। और दोस्तों, संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि विधानसभा का अध्यक्ष जिसे स्पीकर कहते हैं या उपाध्यक्ष जिसे डिप्टी स्पीकर कहते हैं, बनने के लिए यह अनिवार्य है कि वह व्यक्ति उस विधानसभा का सदस्य एमएलए हो। यदि वह किसी कारणवश विधानसभा का सदस्य नहीं रहता तो दोस्तों उदाहरण के तौर पर समझिए तो अयोग्य घोषित कर दिया जाता है या इस्तीफा दे देता है या सदस्य समाप्त हो जाती है तो उसे तुरंत अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ता है और पद रिक्त करने के लिए सदस्यता को ना रहना ही पर्याप्त कारण माना जाता है। ओके दोस्तों, इसलिए यहाँ पर हमारा विकल्प पहला ही ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। देखिए, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है, या फिर दोस्तों उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी, या उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है, या राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है। देखिए दोस्तों संविधान भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन या उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो दोस्तों मैं बता दूं उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकरण के अधीन प्रयोज्य होंगी। देखिए, क्यों प्रयोज्य होंगी?
क्योंकि उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद या उसके प्राधिकरण के अधीन राज्य होती हैं। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के एक और उपभाग 1 और बी और अनुच्छेद 357 का मुख्य प्रावधान है। इसलिए दोस्तों देखिए दोस्तों, जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्य सरकार बर्खास्त हो जाती है। ओके दोस्तों, और राज्य के लिए कानून बनाने की विधायी शक्ति यानी कि लेजिस्लेटिव पावर जो है संसद के पास चली जाती है, और संसद इस शक्ति का प्रयोग स्वयं कानून बनाकर कर सकती है। वह इस शक्ति को राष्ट्रपति या किसी अन्य निर्दिष्ट पदाधिकारी को सौंप सकती है। इसलिए यहाँ पर हमारा दूसरा विकल्प यानी कि बी बिल्कुल सही है। अब देखिए प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, या 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और दूसरा दोनों, डी ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो दोस्तों यहाँ पर केवल पहला ही सही है। अब देखिए क्यों सही है, यानी कि भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। देखिए, क्योंकि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। अनुच्छेद 368 के तहत 9वीं अनुसूची को मूल रूप से प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों, संसद इस संशोधन शक्ति का उपयोग करके किसी भी केंद्रीय या राज्य कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल कर सकती है। इस अनुसूची में अब तक लगभग 282 अधिनियम यानी कानून शामिल किए जा चुके हैं। अब देखिए, पहला विकल्प सही है, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखिए दूसरा गलत क्यों है कि 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। ये कथन गलत है। ये तो पढ़ते ही समझ में आ रहा, पर क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है दोस्तों क्योंकि 1973 के बाद में स्थिति बदल गई। कारण दोस्तों, न्यायिक निर्णय के कारण। दोस्तों, मूल रूप से तो ये प्रावधान था कि 9वीं अनुसूची में डाले गए कानूनों को न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति मिलेगी, परंतु दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस स्थिति को बदल दिया है। IR कोहेल को बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में, जो कि 2007 का मामला है, 2007 के फैसले के अनुसार दोस्तों 24 अप्रैल 1973, जो कि केशवानंद भारती मामले के निर्णय की तारीख थी, तो निर्णय की तारीख के बाद 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डिसीजन दिया गया। तो यह स्थिति आपकी 24 अप्रैल 1973 के बाद बदल गई, इसलिए हमारा दूसरा विकल्प गलत है। ओके दोस्तों, कभी कभी हमें ये भी पता होना आवश्यक होता है कि हमारा दूसरा विकल्प गलत है तो क्यों गलत है, और पहला सही है तो क्यों सही है। वो दोनों चीज़ें मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। दूसरा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी। तीसरा, लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य ना हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? केवल पहला और तीसरा, केवल दूसरा और तीसरा, डी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा केवल दूसरा विकल्प सही है। अब देखिए क्यों सही है। देखिए दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद को आधिकारिक रूप से 1969 में मान्यता दी गई थी। ये बात बिल्कुल सही है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन के नेता डॉक्टर राम सुभंग सिंह सदन में पहले जो थे आधिकारिक दोस्तों नेता प्रतिपक्ष बने थे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं हमारा पहला विकल्प क्यों गलत है, ये भी जान लीजिए। बता देता हूं दोस्तों, क्योंकि स्वतंत्र पार्टी का जो गठन है वही 1959 में हुआ था। कब हुआ था? 1959 में। और जो कि पहली लोकसभा जो थी 1952 से 1957 तक चली थी, और पार्टी का गठन हुआ था 1959 में। और दोस्तों पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे ज़्यादा दल जो है कम्युनिस्ट, सबसे बड़ा दल जो है दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI था, जिसने दोस्तों 16 सीटें जीती थी। इसलिए पहला हमारा गलत है, क्योंकि इसका गठन ही आपका दोस्तों 1959 में हुआ और पहली लोकसभा दोस्तों 1952 से 1957 तक चली है। अब देखिए तीसरा कथन भी गलत है। तीसरा कथन गलत है दोस्तों क्योंकि दोस्तों नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या 75 नहीं बल्कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 10% होना आवश्यक है।
ओके दोस्तों, यहाँ हमारा केवल दूसरा ही विकल्प सही है। पहला और तीसरा क्यों गलत है वो भी मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? पहला, यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो स्वाधीनता के लिए खतरा है। तो देखिए कौन सा विकल्प सही है दोस्तों। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को हमारा विकल्प जो है दूसरा सही दर्शाता है। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी कहीं पर नहीं रह जाती। देखिए दोस्तों कैसे, देखिए दोस्तों, विधि और स्वाधीनता के स्वतंत्रता के बीच में सबसे उपयुक्त संबंध को प्रतिबिंबित करने वाला विकल्प दूसरा, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, सही है। क्योंकि दोस्तों कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, कानून जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है। और कानून केवल प्रतिबंध ही नहीं लगाता दोस्तों, व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा भी करता है। कानून क्या है, दूसरे को मनमानी करने से या इच्छाओं का बल प्रयोग करने से भी रोकता है। कोई बल प्रयोग करता है तो उसको रोकता है। और यदि समाज में कानून ही नहीं रहेगा तो समाज में अराजकता, अव्यवस्था फैल जाएगी। और कानून दोस्तों स्वतंत्रता की नींव भी है। इसलिए दोस्तों विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी कहीं पर नहीं टिकेगी। इसलिए यहाँ पर हमारा विकल्प बी बिल्कुल भी सही है। देखिए 12वें नंबर का प्रश्न, भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम एनपीओपी है। यहाँ पर एनपीओपी के क्रियान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडीए सचिवालय के रूप में कार्य करता है। सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है। अब देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? केवल पहला और दूसरा दोनों, बी केवल दूसरा और तीसरा, सी केवल तीसरा, डी पहला दूसरा और तीसरा। तो दोस्तों मैं बता दूं हमारे 12वें प्रश्न का जो उत्तर है वो बी विकल्प है, यानी केवल दूसरा और तीसरा। केवल दूसरा और तीसरा ही सही है, बल्कि पहला हमारा गलत है। ओके दोस्तों, देखिए पहला विकल्प गलत क्यों है, पहले गलत विकल्प के बारे में बता देता हूं। क्योंकि ये एनपीओपी के मार्गदर्शन या निर्देशन में काम नहीं करता, बल्कि वाणिज्य विभाग के अधीन आने वाली संस्था एपीईडीए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, ना कि एनपीओपी के द्वारा। ओके दोस्तों, अब देखिए दूसरा विकल्प सही क्यों है। क्योंकि दोस्तों राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम एनपीओपी के क्रियान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीईडीए ओके दोस्तों एक सचिवालय और मान्यता प्राप्त एजेंसी के रूप में कार्य करता है। और ये सुनिश्चित करता है दोस्तों जो भारत से जो निर्यात यानी सामान बाहर भेजे जाते हैं, तो भारत से निर्यात किए जाने वाले जैविक उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं, उसका यह निर्धारण करता है। इसलिए हमारा विकल्प दूसरा बिल्कुल सही है। अब तीसरा देखिए कि सिक्किम भारत का पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया, ये कथन भी बिल्कुल सही है। क्योंकि दोस्तों सिक्किम भारत का पहला और दुनिया का भी पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है। सिक्किम को यह दर्जा आधिकारिक तौर पर 2016 में प्राप्त हुआ था। वहाँ की सरकारों ने रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है और कृषि के लिए केवल जैविक तरीकों को वहाँ पर अपनाया जाता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने आज के 13वें प्रश्न की ओर। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षा का अधिकार आरटीआई यानी कि राइट टू एजुकेशन अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु अहार्यता यानी कि क्वालिफिकेशन जैसे कहते हैं, अहार्यता होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। तो दोस्तों ये विकल्प से बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके लिए दोस्तों 12th क्लास डीएलएड टीईटी का होना आवश्यक है, यानी कि यहाँ पर जो विकल्प दिया गया पहला बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, आरटीआई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अहार्यता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो दोस्तों मैं बता दूं हमारा दूसरा विकल्प भी जरूरी सही है, क्योंकि यहाँ पर उत्तीर्ण होना आवश्यक है। क्योंकि आरटी अधिनियम ने दोस्तों देश भर में शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता मानकों को निर्धारित किया है। इसमें दोस्तों टेट
जो कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहलाता है, टेट पास करना है, एक अनिवार्य शर्त रख दी गई है। इसलिए हमारा दूसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया। देखते हैं तीसरा विकल्प। भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। प्रत्येक जो भारत में शिक्षण संस्थान है दोस्तों, वो एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं और किसी राज्य स्तर के विश्वविद्यालय से संबद्ध होते हैं। वे सीधे राज्य सरकार के अधीन या सरकारी संस्थाओं के अधीन नहीं होते हैं। इसलिए दोस्तों तीसरा पॉइंट गलत है, क्योंकि दोस्तों बीएड कॉलेज हुए, डीएलएड कॉलेज हुए आदि सीधे तौर पर राज्य सरकारों के अधीन नहीं होते हैं। एनसीटी द्वारा उन्हें मान्यता प्राप्त होती है और वो किसी न किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध होते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा पहला और दूसरा सही है और तीसरा गलत है। देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो पहला और दूसरा हमारा सही, यानी कि ए विकल्प यहाँ पर पूरा का पूरा सही बैठता है। आगे देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 14वां। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी से भिन्न है। देखिए एनजीटी का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया, जबकि सीपीसीबी का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया। देखिए एनजीटी पर्यावरण न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि सीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तो देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो दूसरा विकल्प दिया गया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों दिल्ली में भी आपकी जो है वायु की गुणवत्ता एकदम डाउन हो गई है, वायु प्रदूषण हो गया है काफ़ी अधिक वाहनों के कारण, और पलाड़ी जलाई जाती है, यानी खेतों में से भूसा वगैरह जो जलाया जाता है उससे वायु काफ़ी प्रदूषित हो जाती है और सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है, जिसे एक्यूआई बोलते हैं। और वहाँ पर वर्तमान में तो दोस्तों तंदूर तक बंद कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा विकल्प यहाँ पर यानी कि बी बिल्कुल सही है। ठीक है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल बी यानी कि दूसरा वाला विकल्प हमारा सही है। 15वां विकल्प प्रश्न देखते हैं। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कथन पूछ रहा है। तो देखिए किसी बिल विधेयक को धन विधेयक तब माना जाएगा जब इसमें केवल किसी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन या विनियम से संबंधित प्रावधान हो। दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है। धन विधेयक को तभी धन विधेयक माना जाता है तब उसके अंदर कर यानी कि टैक्स का अधिरोपण, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन या विनियम से संबंधित प्रावधान होते हैं। अब देखिए धन विधेयक में भारत की संचित निधि एवं भारत की आकस्मिक निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध होते हैं। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। धन विधेयक के अंतर्गत भारत की संचित निधि और भारत की आकस्मिकता निधि यानी कि जो अचानक से पैसों की आवश्यकता पड़ती है उस निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध शामिल होते हैं। तीसरा देखते हैं, धन विधेयक भारत की आकस्मिक निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, धन के विनियोजन से संबंधित बिल्कुल भी नहीं होता धन विधेयक, क्योंकि दोस्तों आकस्मिक जो निधि होती है वो राष्ट्रपति के निपटान में रखी गई एक अग्रिम वो निधि है, जिसका उपयोग अप्रत्याशित तत्काल खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है। इससे धन निकालने के लिए बाद में संसद की अनुमति की आवश्यकता होती है, धन विधेयक का हिस्सा नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो गलत विकल्प पूछ रहा है वो हमारा सी वाला विकल्प है, वो बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैंने अक्सर देखा है दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देख लेते हो परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें दोस्तों। हम जल्दी मिलेंगे आपसे एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।